हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 से आगे चलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है गिवन इन द फिगर 5.11 आर एग्जांपल्स ऑफ सम पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो ये जो वी नोट है माना वी जो है हमारा तीन ग्राफ है ना, ये जो हमारा वी पोटेंशियल एनर्जी बताता है, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है। और साथ ही साथ द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंडिकेटेड बाय क्रॉस ऑन ऑर्डिनेट एक्सिस। तो आपको पता है ना कि एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एब्सिसा कहलाता है और वर्टिकल एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाता है। तो एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा एब्सिसा कहलाएगा और वर्टिकल एक्सिस जो हमारा या वाई एक्सिस ऑर्डिनेट कहलाएगा। ऑर्डिनेट पर ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये जो क्रॉस है, ये बताता है आपका टोटल एनर्जी। फिर आगे कह रहा है इन ईच केस स्पेसिफाई द रीजन्स if any in which the particle cannot be found for given energy. Also indicate the minimum total energy the particle must have in each case. Think of simple physical context for which these potential energy shapes are relevant. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किसकी, पहले हम लोग बात करेंगे पहला ग्राफ की। ये जो पहला ग्राफ है, इस पहले ग्राफ में देखो x इक्वस टू 0 से लेके a तक, x इक्वस टू 0 से लेके a तक जो हमारा है वो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऊपर वाला ग्राफ है। और ये x एक्सिस 0 से लेके a तक, यहाँ पे 0 to a पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, 0। इस x एक्सिस पे y का कंपोनेंट 0 तो y 0 होता है। तो अलॉन्ग x एक्सिस ये जो है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। जब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी जो हमारा होता है, टोटल एनर्जी ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया तो टोटल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी हो गया। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आगे जो हमारा है बच्चों, यहाँ पे जब x जो है, ये x जो है a से बड़ा हो जाए, x जो a से बड़ा हो जाए तो a पे अचानक जो है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गया। ये हमारा टोटल एनर्जी है वी नॉट पोटेंशियल एनर्जी। तो x इक्वस टू a के बाद जो है वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गया, पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम लोग बात करेंगे x ग्रेटर दैन a, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर दैन टोटल एनर्जी। और टोटल एनर्जी होता क्या है, टोटल एनर्जी होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हमारा आ गया काइनेटिक एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो टोटल एनर्जी से, मतलब टोटल एनर्जी छोटा हो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा हो, तो छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा काइनेटिक एनर्जी होता क्या, काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा होता है mv²/2। मास तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, मास हमेशा पॉजिटिव होगा। और वेलोसिटी यदि पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो v² हमेशा प्लस या माइनस का स्क्वायर, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आ रहा है नेगेटिव, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन a का कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, याद रख लेना इस बात को। तो इसका मतलब कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा हो जाए। टोटल एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी से बड़ा नहीं हो सकता, इस बात को याद रख लेना। इसका मतलब ये हो गया कि x इज ग्रेटर देन a में कोई पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, इस बात को आप याद रखो। इसका मतलब फिर चलो सेकंड ग्राफ में, सेकंड ग्राफ जो हमारा है यहाँ भी देखो ये टोटल एनर्जी है, ये जो ये ऑर्डिनेट पर जो क्रॉस है वाई एक्सिस पे टोटल एनर्जी है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा ही टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो रहा है। जब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा, जो पॉसिबल नहीं है।
ये पॉसिबल है ही नहीं। इसका मतलब इस रीजन में पार्टिकल रह ही नहीं सकता है। फिर देखो यहाँ पे ग्राफ नंबर सी में, ग्राफ सी में क्या है, x इक्वल टू जब जीरो रखोगे आप, जब x इक्वल टू जीरो रखोगे, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू ए, x इक्वल टू जीरो से लेके x इक्वल टू ए, पोटेंशियल एनर्जी बड़ा है टोटल एनर्जी से, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगा नेगेटिव, जो पॉसिबल नहीं है, तो पार्टिकल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब चलो फिर x इक्वल टू जो हमारा है ए से बी, x इक्वल टू ए से बी, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, और नेगेटिव है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे प्लस ऑफ माइनस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसको इधर ले जाओ, तो टोटल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो कितना काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव। मतलब ए से लेके बी तक पार्टिकल जो हमारा है वो हमारा लाई करेगा, ए से लेके बी तक तो लाई करेगा, लेकिन जब बी से बड़ा हो जाए, एक्स बी से बड़ा हो जाए, तो अचानक पोटेंशियल एनर्जी फिर टोटल एनर्जी से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे इस रीजन पे टोटल एनर्जी है, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो इस रीजन तक तो रह सकता है, इस रीजन तक, देन उसके बाद अचानक देखोगे इस रीजन तक कैसे रहेगा, देखो यहाँ पे ये जो है -b/2 से -a/2 तक ये टोटल एनर्जी है, तो यहाँ पे पार्टिकल देखो टोटल एनर्जी यहीं पे है और पोटेंशियल एनर्जी भी यही है, तो टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू KE + PE, यहाँ पे टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इस रीजन में सेम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा, सेम है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, क्योंकि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। तो यहाँ तक जो हमारा है वो पार्टिकल किस में रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। और एक और चीज़ देखो, यह जैसे x इक्वल टू -a/2 पे अचानक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, तो यहाँ पे भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब -a/2 और +a/2 पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। उससे पहले देखो इस यहाँ तक -a/2 से लेकर बी तक, -a/2 से लेकर बी तक पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है, लेकिन अभी भी टोटल एनर्जी से ज़्यादा है, तो यहाँ भी पार्टिकल नहीं रहेगा, ना यहाँ रहेगा पार्टिकल, ना इस रीजन में, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक a/2 से b/2 इस रीजन तक पार्टिकल नहीं रहेगा। इसके बाद यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ एग्जिस्ट कर सकते हैं, नीचे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो याद रखना कि पार्टिकल वहीं एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम या बराबर हो, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा या बराबर हो, कम की बात नहीं है, ज़्यादा या बराबर हो, तो जहाँ पे टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा या बराबर हो वहीं तक पार्टिकल लाई करेगा, और जब टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा हो तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगा, और जब टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाए तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएंगे हमारा, जीरो हो जाएंगे। तो ये कहानी हमने समझ लिया इसका। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, बहुत 8 मिनट लगे इसी क्वेश्चन करने में, बहुत लंबा क्वेश्चन था ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी का दे रखा है kx²/2, के हमारा हो गया फोर्स कांस्टेंट और के का वैल्यू 0.5 Nm/m है, तो कह रहे सो दैट द पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी मूविंग अंडर द पोटेंशियल मस्ट टर्न बैक व्हेन रीच एट +-x/2। तो यहाँ पे देखो इसको करना क्या है, ये जो है ना बच्चों, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन है। तो टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हमारा क्या है 1 जूल, तो 1 जूल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कितना होता है mv²/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या है kx²/2। ये जो कंडीशन है जहाँ पे पार्टिकल रिटर्न होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंडीशन याद करो, जैसे कोई SHM कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका प्लस एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसका माइनस एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो जब भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है तो इसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है इंस्टेंटेनियसली, और इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम।
तो इसका मतलब जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो और पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है मैक्सिमम। नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है हमारा जीरो। जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है जीरो। और जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा पार्टिकल वहीं से टर्न बैक मारेगा। जैसे पार्टिकल यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ गया, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुआ तो टर्न बैक यहीं से मारेगा। आया यहाँ पे, यहाँ पहुँचा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हुआ, टर्न बैक यहीं से मारेगा। तो ऑसिलेशन में टर्न बैक पार्टिकल वहीं होता है जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जीरो हो, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो टर्न बैक तभी होगा जब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो। तो 1 जूल किसके इक्वल हो जाएगा kx²/2। तो 1 किसके इक्वल के का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 0.5 x²/2। तो मल्टीप्लाई करो 2 = 0.5 x², 4 से कट गया तो x² = 4, x = √4 कितना +-2, x = +2, ये x = +2 और x = -2 पे ये क्या करेगा रिटर्न बैक हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जानदार क्वेश्चन था। इन्होंने वर्क पावर एनर्जी में ऑसिलेशन का कॉन्सेप्ट खोजा डाला। ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि जब भी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो टर्न बैक होता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे कुछ देर इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी जीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे से ही वापस जाएगा, फिर से वापस बैक रिवर्स बैक मारेगा, रिटर्न बैक मारेगा, तो वहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो जगह है ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है। और थ्रू आउट द मोशन टोटल एनर्जी क्या रहेंगे हमारा कंजर्व रहेंगे। जहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, जहाँ काइनेटिक एनर्जी घटा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ये टर्न बैक मारेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का जो हमें ये सिखाना चाह रहा था, जो ये क्वेश्चन हमें सिखाना चाह रहा था। नेक्स्ट हमारा बच्चों 5.5 क्या कह रहा है ए पार्ट, द केसिंग ऑफ रॉकेट इन फ्लाइट बर्न्स अप ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको पता है कि रॉकेट का जो केसिंग होता है वो फ्रिक्शन के वजह से बर्न करता है। फ्रिक्शन बिटवीन एयर एंड केसिंग या फ्रिक्शन बिटवीन डस्ट पार्टिकल इन एटमॉस्फेयर एंड केसिंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कहता है कि एट हुज एक्सपेंस इज द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग ऑब्टेंड। तो आपको पता है कि जब भी कोई रॉकेट बर्न करेगा तो उसका मास क्या होगा रिड्यूस्ड होगा। तो मास जब रिड्यूस्ड होगा आपको पता है कि टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो मास जब रिड्यूस्ड होगा बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होता है mv²/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh। तो मास रिड्यूस होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी रिड्यूस होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी रिड्यूस होगा, मतलब यहाँ पे टोटल एनर्जी रिड्यूस होंगे। और यही जो टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रहा है यही हमारा टोटल एनर्जी रिड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मास यहाँ पे कम हो रहे हैं। ये मास का कम होना, टोटल एनर्जी का रिड्यूस होना, और तो ये जो टोटल एनर्जी रिड्यूस हुआ यही रिड्यूस टोटल एनर्जी जो है तो हमारा वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है या रॉकेट को बर्न होने में आपको काम देता है ये। और ऐसे कहेंगे कि मास कम होने की वजह से टोटल एनर्जी कम हुआ, और ये मास कम कैसे हुआ, टोटल एनर्जी कम कैसे हुआ, तो वो जो रॉकेट जो बर्निंग हो रहा है उसके वजह से। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा है कॉमेट्स मूव्स अराउंड द सन इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो कॉमेट जो हमारा होता है बच्चों तो वो हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड घूम रहा होता है। तो सन के अराउंड घुमाने में मदद कौन करता है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन कॉमेट एंड सन। तो कोई भी चीज़ क्लोज पाथ में मूव कर रहा होगा, कोई भी चीज़ मैंने मान लिया ये हम, अरे यार ये क्या बन गया, कोई भी चीज़ क्लोज पाथ में मूव कर रहा है, ये हमारा कॉमेट है वी वेलोसिटी चल रहा है, और ये हमारा सन है जो इसके फोकस पे है, क्लोज पाथ में चलेगा। तो क्लोज पाथ में चलाने के लिए फोर्स कौन सा होना चाहिए, दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही
प्रोवाइड करता है इसको सेंट्रीपिटल फोर्स, ताकि ये सर्कुलर मोशन कर सके। तो सर्कुलर मोशन में आपको पता है कि फोर्स जो होता है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब फोर्स वेलोसिटी के कारण उत्पन्न डिस्प्लेसमेंट का परपेंडिकुलर। तो जब भी फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कारण बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट है एन एयर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इन वेरी थिन एटमॉस्फेयर लूजेज इट्स एनर्जी gradually due to dissipation against atmospheric resistance. However, a small why then does its speed increases progressively at its come closer and closer to earth। अब जैसे देखो कोई भी आर्टिफिशियल सेटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो क्लोजर टू अर्थ आने के बाद इसका स्पीड क्यों बढ़ने लगता है? यदि अर्थ के क्लोज आया ये, इसका स्पीड क्यों बढ़ने लगता है, इसका कारण पूछ रहा है। तो जब भी कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ का नज़दीक है, देखो इसका टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये अर्थ के नज़दीक आएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, घटेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी घटने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका सिस्टम का टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज किया तो इससे काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अर्थ के नज़दीक आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डी पार्ट में एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट एक एक क्वेश्चन के बराबर है इसका। डी पार्ट में देखो जो पहला आदमी है ये बॉक्स को उठा के आगे ले जा रहा है। तो बॉक्स को जब उठा के आगे ले जा रहा है तो कह रहा है कि वर्क डन बताओ, वर्क डन किस में ज़्यादा वर्क डन होगा। तो किस में ज़्यादा हमारा वर्क डन होगा। देखो इसका इस ब्लॉक का नीचे क्या लग जाएगा हमारा mg, और इसको आगे ले जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट है आगे। यहाँ पे वर्क डन कितना होगा केस फर्स्ट में, वर्क डन इन केस फर्स्ट क्या हो जाएगा mg इंटू एस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 है यहाँ पे 90 परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 0, कॉस 90 तो 0 होता है। इस केस में देखो नीचे लग रहा है यहाँ पे mg, ऊपर लग रहा है हमारा टेंशन, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टेंशन। तो अब यहाँ पे इसको कितना मीटर खींच के ले जाना है मुझे आगे, तो इस केस में इसको खींचने के लिए कम से कम टेंशन के बराबर फोर्स लगाना चाहिए। तो टेंशन ही हमारा mg के बराबर है। तो इसको भी इसने 2 मीटर खींच के लिया, कम से कम यूनिफॉर्मली ले गया खींच के। तो डिस्प्लेसमेंट इससे कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो कह रहा है कि द रोप गोज ओवर पुली एंड मास 15 kg हैंग्स एट अदर एंड इट इन विच केस वर्क इज डन ग्रेटर। आराम से ले जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन नहीं ले रहा, आराम से ले जा रहा है इसको। तो टी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा mg के बराबर। तो वर्क डन बाय ये जो आदमी कितना फोर्स लगाएगा, कम से कम टेंशन के बराबर तो फोर्स लगाएगा या उससे थोड़ा ज़्यादा लगाएगा। यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेंशन के बराबर हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू टेंशन के बराबर इस केस में। तो मैंने टेंशन के बराबर ही मान लिया, तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, टेंशन हमारा क्या mg एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि जिधर फोर्स लगा रहा है उधर ही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, जिधर टेंशन उधर ही ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखोगे तो मास कितना है इसका 15, जी का वैल्यू 10 और कॉस 0 कितना होता है 1 और डिस्प्लेसमेंट 2 कितना आ जाएगा 300 जूल। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। फिर अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव, और कह रहा है क्या करेक्ट अल्टरनेटिव को अंडरलाइन करो। व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो आपको पता है ना कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू हमारा क्या होता है माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव आ रहा है, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स हमारा क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा माइनस एफ डॉट डी आर या नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यदि पॉजिटिव है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। फिर वर्क डन बाय बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन
लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी किसको लॉस करता है? मोशन को अपोज करता है, तो काइनेटिक एनर्जी को लॉस करता है। ये तो लॉजिक ही ऐसे बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी को लॉस करेगा। फिर है द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मोमेंटम ऑफ मैनी पार्टिकल सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। बिल्कुल सही है। या सम ऑफ इंटरनल फोर्स ऑन एक्सिस ऑफ सिस्टम। आपको पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स का तो मतलब ही नहीं है। इंटरनल फोर्स कभी मोमेंटम को चेंज नहीं करेगा। जैसे बारूद से कोई एक्सप्लोजन होता है तो उसका मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वही रहेगा। तो मोमेंटम तभी चेंज होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज को नहीं करता है। मोमेंटम चेंज सिस्टम का, भले ही इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ है हमारा। थर्ड फोर्थ है इन इलास्टिक कोलिजन दो बॉडी आपस में इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। क्वांटिटीज विच डू नॉट चेंज आफ्टर कोलिजन आर टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ हमारा कंजर्व रहता है? तो कोलिजन चाहे दुनिया में कैसा भी क्यों ना हो, इलास्टिक, इनइलास्टिक, प्लास्टिक, जो भी हो, परफेक्टली इनइलास्टिक, जो भी हो, यही नाम है। इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो या प्लास्टिक कोलिजन हो, कोई भी कोलिजन क्यों ना हो, चाहे ऑब्लिक कोलिजन हो या हेड ऑन कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा हमेशा। और इनइलास्टिक में तो सिर्फ मोमेंटम ही कंजर्व रहते हैं। ये बात हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? स्टेट इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी इज कंजर्व। बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पे है, यदि इलास्टिक कोलिजन है दो बॉडी के बीच में तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बोथ बॉडी का मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। याद रखना कि इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज द मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ईच बॉडी की बात नहीं हो रही है, पूरे सिस्टम की बात हो रही है। ईच बॉडी का मोमेंटम कंजर्व नहीं हो सकता, हो भी सकता है। ईच बॉडी का मोमेंटम एनर्जी कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सिस्टम का मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेंगे। तो ये बात आपको पता चल गया। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे ईच बॉडी है। यदि मोमेंटम और एनर्जी ऑफ सिस्टम होता तो ट्रू हो जाता। ईच बॉडी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड नो मैटर व्हाट इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी आर प्रेजेंट। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि इंटरनल फोर्स के वजह से टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंजर्व रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स मार दोगे किसी को, जैसे कोई आदमी बैठा हुआ पीछे धक्का मार दिए तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर डाला। तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो टोटल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स जहाँ पे लगेगा तो वहाँ पे टोटल एनर्जी आप कंजर्व नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वर्क डन इन मोशन ऑफ बॉडी ओवर अ क्लोज लूप इज जीरो फॉर एवरी फोर्स इन नेचर। तो क्लोज लूप में वर्क डन जो क्या हमेशा जीरो होता है? तो याद रख लेना कि क्लोज लूप में वर्क डन तभी जीरो होगा जब फोर्स कंजर्वेटिव हो। क्लोज लूप में वर्क डन तभी जीरो होगा जब फोर्स क्या हो? कंजर्वेटिव हो। यदि फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो तो वहाँ पे क्लोज लूप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो यदि आपको क्लोज पाथ है और यदि फोर्स कंजर्वेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन जीरो। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो क्लोज पाथ हो या ओपन पाथ हो डिस्टेंस तो होगा ही। तो इस केस में हमारा वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया? फॉल्स हो गए। फिर डी पार्ट है इन इलास्टिक कोलिजन फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज लेस देन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी का लॉस होता है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम जो हमारा होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का होगा। फिर नेक्स्ट हमारा है बच्चों 5.8 आंसर केयरफुली विद रीजन। इन एन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बिलियर्ड बॉल्स इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम। तो आपको पता है यहाँ पे कि ये देखो, जब भी कोलिजन हो रहा होता है तो, और यदि इलास्टिक कोलिजन है तो क्या होता है? बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम भी कंजर्व रहता है
एनर्जी भी कंजर्व होता है। लेकिन ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होता है, तो ड्यूरिंग कॉलिजन मोमेंटम ट्रांसफर हो रहे होते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रहे होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं हो पाता है। तो ये बात आप समझ लिए। बी पार्ट है, इज द टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम ऑफ इलास्टिक कॉलिजन ऑफ टू बॉडीज। तो क्या बहुत कम टाइम के लिए टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है? तो याद रख लेना, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होता है इलास्टिक कॉलिजन में हमेशा ही कंजर्व रहता है। सी पार्ट में है कि ए और बी का व्हाट इज द आंसर ऑफ ए एंड बी फॉर इनएलास्टिक कॉलिजन। तो इनएलास्टिक कॉलिजन होगा तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, ना बिफोर कॉलिजन और ना ही आफ्टर कॉलिजन। और इनएलास्टिक कॉलिजन में जो हमारा होता है वो टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो ये बात मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर नेक्स्ट हमारा डी पार्ट है, इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू बिलियर्ड बॉल इज डिपेंड ऑन ओनली ऑन सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम या देयर सेंटर, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनलास्टिक। तो याद रखो बच्चों, जब भी किसी भी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो वर्क डन जो हमारा होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। और इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इलास्टिक कोलिजन तभी इन्वॉल्व होगा जब फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, और ये हमारा दो बॉडी के सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट हमारा, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट। एक बॉडी है हमारा वो इनिशियली रेस्ट में है। जब बॉडी के कोई भी इनिशियली रेस्ट में होता है बच्चों और वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, तो पावर हमारा बताओ। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी यू हमारा क्या है, जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v इक्वस टू हमारा क्या होता है, u प्लस ए टी। यू तो जीरो है तो v इक्वस टू हमारा क्या होगा, ए टी। तो पावर हमारा, अच्छा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए फोर्स F इक्वस टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो फोर्स भी हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो पावर हमारा क्या हो जाएगा, F इंटू वी, एफ डॉट वी, जिधर फोर्स धरी वेलोसिटी। तो फोर्स कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, F हमारा क्या हो गया, एम ए डॉट वी हमारा क्या है, ए टी। तो यहाँ पे पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गए बच्चों, टी। पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ना, एम ए टू ए, एम ए इंटू ए, एम ए स्क्वायर टी। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गए, टी हो गए। सिंपल था क्वेश्चन ये। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये हमारा क्या है कि अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर। पावर इस बार कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो पावर यहाँ पे क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो पावर कांस्टेंट है हमारा। देखो बच्चों, तो ये जो 5.10 है, एक बॉडी जो है वो यूनि डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट पावर। तो पावर हमारा क्या होता है बच्चों, एफ डॉट वी, एफ क्या होता है, एम ए इंटू वी, और ये हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने मान लिया, चलो कोई बात नहीं कि रहने दो, कांस्टेंट ही है ये। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एम ए के जगह पे क्या लिखोगे, डी बाई डी टी इंटू वी। तो कितना हो जाएगा, एम वी डी वी बाई डी टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, पी हमारा क्या हो गया देख लेते हैं, एम वी डी वी बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पी डी टी इक्वस टू क्या हो जाएगा, एम वी डी वी। तो वी डी वी हमारा क्या हो जाएगा बोलो, पी डी टी बाई एम। अच्छा, तो वी डी वी का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी बाई एम। तो वी डी वी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू इक्वस टू पी बाई एम, बाहर निकालो, डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी, इसीलिए वी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टू पी टी बाई एम। तो वी हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू पी टी बाई एम। तो टू पी बाई एम कॉन्स्टेंट ही है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, टू पी बाई एम रूट में इंटू टी के इंटू रूट टू, वी इक्वस टू रूट टी पी बाई एम। बार बार क्यों लिखेंगे इसको, सी माने मान लिया,
सी और टी के पावर कितना है 1/2। और हमारा v हमारा क्या होता है बच्चों, v हमारा होता है ds/dt। ये हमारा क्या होगा c इंटू टी के पावर 1/2। इसलिए ds हमारा क्या होगा c इंटू टी के पावर 1/2 dt। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू टी के पावर 1/2 dt। ds का इंटीग्रेशन s, c बाहर, t के पावर 1/2 है तो t के पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना होगा ds s तो c t के पावर 3/2 कितना हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाओ 2c/3 इंटू टी के पावर 3/2। तो डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल हो गए, टी के पावर 3/2। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा टी के पावर 3/2। देखो सोचोगे कैसे इस क्वेश्चन को, तो वही हम सोचे, यहाँ पे पावर कांस्टेंट है तो पावर हमारा क्या होता है F.V हमारा कांस्टेंट है, तो फोर्स हमारा क्या होता है M इंटू ए इंटू वी, ये हमारा कांस्टेंट है। तो रिलेशन पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट किसका प्रोपोर्शनल होगा यदि पावर कांस्टेंट हो। तो इन सारे डेरिवेशन को कोशिश करोगे डिस्प्लेसमेंट में घुसाने का, डिस्प्लेसमेंट लाने का। तो F.V हमारा क्या होगा M A इंटू वी, तो M ए को क्या लिखोगे dV/dt इंटू वी, तो MV dV/dt ये हमारा पावर हो गए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से V dV आ गया हमारा P dt/m, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन किए तो V² आया, फिर इसका वैल्यू V निकाले, अब V हमारा होता है ds/dt। अब काम मेरा खत्म, जो ही V हमारा ds/dt करेंगे तो वहाँ से ds का इंटीग्रेशन करोगे वैल्यू आ जाएगा s के टर्म में। तो यहाँ पे s के पावर कितना होगा, s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t के पावर 3/2। तो ये दोनों रिजल्ट याद रखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर नेक्स्ट हमारा है बच्चों, A body constrained to move along z-axis of coordinate system is subjected to constant force दे रखा है। तो फोर्स दे रखा है हमारा F इक्वल टू -I+2j+3 के न्यूटन, आई जे के यूनिट वेक्टर है हमारा। और जब आई जे के यूनिट वेक्टर है हमारा तो क्या पूछ रहा है आपका यहाँ पे वर्क डन। तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा F.S। तो यहाँ पे फोर्स कितना है हमारा -I+2j+3 के डॉट। डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर है, जेड एक्सिस की ओर है। डिस्प्लेसमेंट हमारा किधर है, जेड एक्सिस की ओर है। और कितना जेड एक्सिस की ओर जा रहा है 4 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा जेड एक्सिस की वेक्टर क्या होता है वेक्टर के। तो देखो आप डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हो, आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के साथ, ये के और के को मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 जूल। आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।